हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। करंट अफेयर स्टूडेंट सारा साल प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इसकी एप्लीकेशन हम प्रीलिम्स में कैसे करें। तो इसीलिए द्रोणाचार्य आईएएस आप सभी के लिए लेके आया है एक नए तरीके का इनिशिएटिव, जिसमें डेली आपके साथ न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विद रिगार्ड्स टू राइट टू प्रॉपर्टी। एडिटोरियल में आर्टिकल आया है, इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है इनफैक्ट कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है स्टेट और उसको कैसे कंपनसेशन करती है। तो क्या प्रोसीजर रहा है आपकी राइट टू प्रॉपर्टी का इवॉल्वमेंट का, राइट? अगर मैंने और डिस्कस किया तो आंसर आपको पता चल जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू शुड रीड योर न्यूज़पेपर फर्स्ट एंड देन सी दिस वीडियो, राइट? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, दैट इज The right to property in India is classified as which type of right? तो यहाँ पे आपको जो right to property है वो किस तरीके की right है? क्या वो एक fundamental right है? क्या वो ऐसी legal right है जो सिर्फ citizens के साथ पास अवेलेबल है, या फिर ऐसी कोई legal right है जो जिसकी भी property होगी चाहे वो आपका citizen है या नहीं है उसके लिए भी अवेलेबल है, and it is a DPSP। इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है? तो इसका आंसर होगा लीगल राइट फॉर एवरीवन, एंड इस पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अभी अगर न्यूज में चल रहा है तो चांसेस हैं इसके ऊपर दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाने के, राइट? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 86th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेट करती है? एजुकेशन से, ठीक है? तो यहां पे बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में 86th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21A, दैट इज योर फंडामेंटल राइट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अमेंडमेंट पता होना चाहिए। अमेंडमेंट से क्या एडिशन हुआ है, क्या सब्सट्रैक्शन हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A को ऐड करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, एंड जो एज ग्रुप है वो भी ध्यान देने के लायक है कि 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, इट इज राइट। नेक्स्ट इज द अमेंडमेंट एडेड क्लोज के टू आर्टिकल 51A। तो ये किससे रिलेट करेगा? आपके फंडामेंटल ड्यूटी के साथ रिलेट करेगा, राइट? विच मैंडेट्स टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ऐसा कहीं पे पढ़ा तो है, राइट? पढ़ा है, लेकिन ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? या तो आपको ये अलग करना पड़ेगा या आपको ये पूरी स्टेटमेंट अलग करनी पड़ेगी, बिकॉज जो यहां पे मेंशन्ड है दैट इज इन दी डीपीएसपी, राइट? दैट इज आर्टिकल 45 एंड नॉट दी आर्टिकल 51A, राइट? That is why this statement will be wrong। तो आपका जो आर्टिकल 51A है क्या वो एजुकेशन से रिलेट करता है? यस, आर्टिकल 51A एजुकेशन से रिलेट करता है, लेकिन इसमें बात किस चीज की कही गई है कि जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो गार्जियंस होंगे, they will be appointing, they will be giving such opportunities to the children, right, so that they can educate themselves, that is 6 to 14 years की एज तक। क्लियर? दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये आपके एडिटोरियल सेक्शन में ही आर्टिकल आया था, इसमें डिस्कस किया गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में कि कैसे एजुकेशन आपकी 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में नहीं तब्दील हो पाई है, एंड उसके बाद आपके हेल्थ की बात की गई है, मेजरली आपके चिल्ड्रन की बात की गई है। जब हम एजुकेशन का पार्ट पढ़ेंगे उसमें आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करी गई है, आपके अमेंडमेंट एक्ट की भी बात करी गई है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this relates with recently seen in news Preston curve depicts the relationship between। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आपका कौन से सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, राइट? तो ये आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, और इसमें बात की गई है एक कर्व की जिसमें देखा गया है कि आपका, चलो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूज क्या आई है, राइट? तो प्रेस्टन कर्व की बात करी गई है कि प्रेस्टन कर्व किस चीज से रिलेटेड है। तो प्रेस्टन कर्व इज रिलेटेड टू दी inflation and per capita, no. GDP and inflation, no. Life expectancy and GDP, no. C is the answer, life expectancy and per capita income। तो प्रेस्टन कर्व हमें दिखाता क्या है? यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखें एंड यहाँ पे पर कैपिटा इनकम रखें,
तो ये देखा जाता है कि एक समय तक यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये डिपिक्ट क्या करता है कि जो भी कंट्रीज हैं, अगर वो रिच कंट्रीज हैं, तो उनमें देखा गया है अगर वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो देखा गया है वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब वो लंबे समय तक जिएंगे। इंडिया में भी ये केस देखा गया है कि जब आपका पर कैपिटा इनकम बिलो 50,000 था तब एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम थी। जस्ट लाइक 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में इट वाज सीन दैट 32 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन अब जब आपकी 50,000 क्रॉस कर गई है पर कैपिटा इनकम तो अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी हाई हो गई है, राइट। तो दैट इज व्हाई वी विल सी द प्रेस्टन कर्व डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं न्यूज़पेपर में, दिस आर्टिकल में, कि आपका प्रेस्टन कर्व, कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि दिस इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कुछ बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट शो नहीं करता है, कि हो भी सकता है कुछ रिच कंट्रीज हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उन्होंने वो पुअर कंट्रीज में डाल दी है, जिसमें आपके आ जाएंगे वैक्सीन या मेडिसिन, जिसकी वजह से क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात आई तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पर कैपिटा इनकम। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों दिए गए हैं प्रेस्टन कर्व के बारे में। आपने क्या ध्यान रखना है कि प्रेस्टन कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू इंडिकेटर्स, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द पर कैपिटा इनकम। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question relates with the consider the following statements regarding the external commercial borrowing। इसको अगर हम आम भाषा में, एक लेम भाषा में अगर हम समझे तो ये बस ये है कि किसी कंपनी ने बाहर से लोन उठा लिया है, इंडियन मार्केट से नहीं लिया है, इंडियन बैंक से नहीं लिया है, बाहर फॉरेन बैंक से लिया है, फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया है, लेकिन इंडिया से नहीं लिया है। हो ये सकता है कि इंडियन जो कमर्शियल बोरिंग्स है, इंडियन जो कंपनीज हैं उनकी भी सब्सिडरीज बाहर भी हो सकती हैं। जैसे अगर मान लो कोई कंपनी यूएसए की है, उसकी कंपनी इंडिया में भी प्रेजेंट है, बहुत सारे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि इंडिया की कोई कंपनी है जो कि बाहर भी एस्टेब्लिश्ड है, तो लेकिन वो आप उस इंडियन कंपनी जो कि उसकी सब्सिडरी बाहर है उससे भी अगर आप लोन लेंगे तो वो भी आप किस कैटेगरी में डालेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये आपका आर्टिकल है, दिस इज काइंड ऑफ स्टैटिक, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करी जा रही है, लेकिन यहां से हमने क्वेश्चन देखा है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बोलती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड लोन्स और फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन्स। तो दैट इज करेक्ट कि आप फॉरेन करेंसी में भी लोन ले सकते हैं, आप रूपी डिनोमिनेटेड रूपी करेंसी में भी आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑल एंटिटीज आर अलाउड टू रेज ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कि कोई भी कंपनी, किसी भी तरीके की कंपनी है वो सब वहां बाहर से आपका लोन ले सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे ऑल है, ऑल बहुत जनरली ऐसे देखा जाता है कि ऑल एक एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प करता है कि ऑल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि एक्सेप्ट एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं वहां पे आपका ये अप्लाई नहीं होता है, दे कैन नॉट टेक the loan, the external commercial borrowing from the outside, right? Next statement is as per guidelines of RBI external commercial borrowing can be employed to raise funds through approval route and not through automatic route। ये statement बोल रही है, तो क्या ये सही है? No, this statement is also wrong। यहाँ पे दोनों रूट अवेलेबल है। अगर एक किसी एंटिटी ने कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करी हैं तो वहां से ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी आ सकता है, कुछ कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हैं तो वहां पे आरबीआई या गवर्नमेंट की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही रूट यहाँ पे अवेलेबल है कि एक तो ऑटोमेटिक फंडिंग आ जाए और एक है अप्रूवल लेने के बाद ही आप फंडिंग ले पाए, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज वन, करेक्ट? Our next question relates to प्रवाह। प्रवाह आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा। मैंने यहाँ पे उसका आर्टिकल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसको लगा देती तो आपको जवाब अभी मिल जाता। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस, प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड जिसको भी अगर प्रवाह में डाउट है यू कैन ऑलवेज गो टू दी द्रोणाचार्य आईएएस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो जो आपको डेली सुबह मॉर्निंग में उपलब्ध करा दी जाती है। सो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस सी आपको कैसा आपका न्यूज़पेपर रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।